देख लूंगी वहां पे, ठीक है। तो अगर कुछ गलती की थी तो वो भी मुझे बताना चैट बॉक्स में। मान लो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ जिसमें क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, या करेक्ट या नॉट ट्रू या ट्रू। अगर आपने वो क्वेश्चन रीड करने में मिस्टेक की थी तो वो भी आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम मेरा ये गलती हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके साथ मिलके करेंगे ना तो अच्छा भी लगेगा सॉल्व करते हुए, नहीं तो बहुत बोरिंग लेक्चर हो जाता है सॉल्यूशन कराना, है ना। ठीक है, गुड इवनिंग नाजिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन था ओके, तो 46 से बेसिकली हमें स्टार्ट करना होता है। आप लोगों को पता ही है 46 to 90 आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, है ना। हाँ हाँ, वो मैं करा दूंगी जिसमें आप लोगों को डाउट थे। कुछ तो 11th के ही तुम लोगों ने छोड़े होंगे, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जिन्होंने कैटलिस्ट वाला पेपर दे दिया था वो भी इसको देखेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ा तो हमने सब कुछ ही है, तो आप ये वाला भी ट्राई करेंगे, है ना। ओके, तो 46 क्वेश्चन ये है आपका, द इनोलिक फॉर्म ऑफ अ एसीटोन। जब तक आपको एसीटोन का इनोलिक फॉर्म नहीं बनाने आएगा बेटा, तब तक आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। बट आई एम होपिंग कि ये वाला आपने क्वेश्चन किया था। यस मैम। यस मैम। तो इनोलिक फॉर्म कैसे बनती है, अगर मान लो ये आपका एसीटोन है ना, इसमें से अगर मैं एक एच निकाल लूं तो बेसिकली ये क्या बन जाएगी, इनोल फॉर्म बन जाएगी। वैसे तो इसको इनोलेट मैं बोलूंगी, है ना, लेकिन इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे देखो, इनोल फॉर्म बोला ना, तो यहाँ पे आपको एच लगाना पड़ेगा। ये लगा दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। तो देखो 1 पाई बॉन्ड है इसमें, देख पा रहे हो। टोटल यस मैम। बॉन्ड कितने हैं काउंट करना, 3 यहाँ से हो जाएंगे, 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड है। और लोन पेयर कितने होंगे, कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट है, राइट। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे, तो टोटल लोन पेयर है 2। यानी कि ऑप्शन इसका ए आपका करेक्ट रहने वाला था, है ना, ए करेक्ट रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलें। यस मैम। चलिए, ओके ग्रेट। ठीक है, अब हाँ चैट बॉक्स में आप मुझे बताते रहिएगा कि आपसे कौन सा क्वेश्चन बना था, कौन सा नहीं बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। ये देखो, बेसिकली ये एक तरह की कैसी है, कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है ना। और आप लोगों को पता है कंबशन रिएक्शन ही है ना। देखो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हो रखी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एयर, और आपको CO2 और वाटर मिला हुआ है, तो कंबशन रिएक्शन ही है, जो आप लोगों ने 10th से पढ़ते आ रहे हो, है ना। और आप लोगों को पता है कंबशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है बच्चा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये वाली बात भी तुम सबको पता था। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो डेल्टा एच क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा, नेगेटिव। यस मैम। नेगेटिव होगा, राइट। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, आपसे डेल्टा एस पूछा है और डेल्टा जी पूछा है, तो एक्सोथर्मिक है तो वैसे भी स्पॉन्टेनियस हो रही है रिएक्शन, ठीक है। तो डेल्टा जी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा एस आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे डेल्टा एस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके। क्यों, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है। सुन लो, आई नो किसी ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी 11th क्लास में, मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं। और वैसे भी कोविड था तो मुझे नहीं लगता आप लोगों ने किया है सीरियसली, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, स्टेट फंक्शन होता है और पाथ फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर आपको मान लो चेंज इन एंट्रोपी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके, ठीक है। और आपको गैसियस स्टेट वाली काउंट करनी है, तो देखो कोफिशिएंट 16 + 18 कितना हो गया, एक बार बताना मुझे, 34। 34। और ये कितना हो गया, 25 और 2 27। तो जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा। यस मैम। हाँ, तो डेल्टा एच की क्या, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, और बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आएगा। तो ये आप लोगों ने कर लिया था, यस मैम। ठीक है। ओके, आज कोई एब्सेंट है क्या, प्रिया तो आ गई है, कोई नहीं आया है ना। आज कौन नहीं आया, याद पता ही नहीं कौन नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, हमारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। ऑर्गेनिक देखो इजी थी, ठीक है, देखते हैं, एक मिनट रुको। हाँ,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का 48। आपको दिया है कि Z जो है X बेसिकली PCl5 की प्रेजेंस में X देगा, फिर अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट करवा के Y देगा, एंड Y की रिएक्शन आप पहले H2SO4 के साथ करा रहे हो, देन उसको बॉईल कर रहे हो, बेसिकली वाटर हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, है ना। तो इसका क्या मार्क करके आए थे, और वापिस से Z मिलना चाहिए, Z से ही स्टार्ट किया और Z ही मिलेगा। तो कैसे किया होगा, देखो PCl5 के साथ रिएक्ट किया है, मतलब कोई ना कोई तो अल्कोहल रहा होगा, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो इसका जो आंसर था ना, मैं डायरेक्ट आपको वो बताती हूँ, इसका बी ऑप्शन था। मुझे नहीं पता आप लोग क्या लगा के आए थे, बाकी इसको देखो बी कैसे आएगा। देखो अगर ये अल्कोहल है तो मतलब अगर मैं PCl5 के साथ कराऊंगी तो ये बनेगा, देखना एक बार, X यही बनेगा अगर मैं PCl5 के साथ रिएक्शन कराऊंगी, है ना। OH को रिप्लेस करके आप Cl लगाओगे ना, उसके बाद मैं अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो क्या होगा, देखना एक बार, एल्कीन बनेगी, ये देखो एक बार, यही बनेगा, Yes, ma'am. Y बन गया। ओके, उसके बाद क्या किया हुआ है, एसिडिक कंडीशन दी हुई है और वाटर के साथ रिएक्शन की हुई है, यानी कि सिंपल आपको क्या करना था, H+ और OH नेगेटिव लगाना था। किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग लगा दो कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, बोलो, कम ज्यादा। होंगे, कम होंगे। कम कम बेटा, कम होंगे, कम होंगे, सॉरी। हाँ, मतलब यहाँ पे लगेगा, है ना। तो यही तो Z था, Z से ही शुरू किया और Z ही बन गया। बाकी आप किसी और से बना के देखना, अगर आपने क्वेश्चन ये किया था तो ठीक था, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर A C D Q नहीं हो सकता है ना। तो क्या होगा, इसका आंसर बी ही होगा, Z से ही स्टार्ट किया था, Z से ही हम बेसिकली Z पे ही हम वापिस आ गए, हाँ फर्स्ट से नहीं बनेगा, ठीक है। आगे चलो, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वैसे तो ये मेटलर्जी से है, बट ये वाला ना आप क्वेश्चन कर सकते थे अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी आइडिया हो आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को अगर ये पता हो ना कि लेड पॉइजनिंग अगर बॉडी से रिमूव करना हो तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, अगर ये थोड़ा सा आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा हो, याद आ रहा है किसी को थोड़ा बहुत, यस मैम। Yes, ma'am. है ना। और वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लेड के साथ ही होता है, लेड पॉइजनिंग को ही खत्म करने के लिए, क्योंकि जो लेड EDTA का कॉम्प्लेक्स होता है वो सोलुबल होता है यूरिन के थ्रू, फिर वो निकल जाता है, तो इस तरह से आप पॉइजन को खत्म कर सकते हो अपने बॉडी से, तो कॉम्प्लेक्स ये बनता है उसका। बस ये थोड़ा सा आइडिया होता कोऑर्डिनेशन से तो ये कर सकते थे। तो सेकंड का देखो ये वाला आएगा, देखो कहाँ पे है ये, एक तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, एक यहाँ पे दिख रहा है, और ये हटा दो, एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, एक होता है बच्चे मोन्स प्रोसेस, बेसिकली ये क्या होता है, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल, अगर थोड़ा सा मेटलर्जी पढ़ा है, मतलब नहीं पता नहीं मुझे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, शायद नहीं पढ़ा होगा क्योंकि 12th में आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें क्या होता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है, निकल टेट्रा कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, साइनाइड प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, उसके लिए कौन सा होता है, ये होता है AgCN2 का होल ट्वाइस और नेगेटिव चार्ज जो होता है, ठीक है। और देखो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर सेपरेशन ऑफ जिंक सल्फाइड फ्रॉम गैलेना और बाय यूजिंग डिप्रेसेंट, उसके लिए ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है, मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ। अब मैम आप ये क्यों कह रहे हो, ये हम कर सकते थे, वो इसलिए बोल रही हूँ बच्चे कि थोड़ा सा मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकाल के देख लेते मेटल की, वो किसमें स्टेबल है, या उसके साथ लिगेंड देख लेते कितना लगा हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आइडिया लगा के कर देते। बाकी मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी ये क्वेश्चन तुम करोगे, तो बाकी ठीक है, मुझे बताना था आप लोगों को। तो इसका आंसर जो बच्चे हैं वो क्या रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि जिंक के साथ ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिंक +2 में होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। 4 साइनाइड होते हैं, ठीक है। तो अगर आगे इन फ्यूचर ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पता है हर साल रिपीट होता है नीट में, हर अल्टरनेटिव ईयर्स पे मिल ही जाता है आप लोगों को, तो ये चारों के ना प्रोसेस याद रखोगे, कौन कौन सा इसमें कॉम्प्लेक्स होता है वो याद रखोगे। अगर मान लो सपोज करो नेक्स्ट वाले टेस्ट में ये रिपीट होता है तो आप लोग गलत नहीं करके आएंगे, क्लियर है सभी को। Yes, ma'am. ओके, जो क्वेश्चन हम जल्दी कर सकते हैं वो जल्दी जल्दी भी निपटाएंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा आएगा इसका आंसर, कौन से एग्जाम्पल है,
नाइट्रेशन याद करो, करा था ना हमने, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन किया था, ब्रोमिनेशन ma'am. किया था, सल्फोनेशन किया था। तो ये क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। फ्री रेडिकल। ये क्या है आपका, वो क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये इथाइलिन टू इथाइल एल्कोहल सिंपल एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो आपसे सब्स्टिट्यूशन पूछा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा था, ये आपको देखते ही टिक मार्क करना था, नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन, ओ सॉरी बेंजीन, राइट। स्ट्रक्चरली बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शुड कंटेन, इसमें क्या करके आए थे, ये तो पॉलीमर का था, Normal मैंने alkyl chain. हम नॉर्मल करके आए थे, शाबाश। ठीक है, मैंने कहा था आप लोगों को, मैंने क्लास में भी बताया था कि पॉलीमर और कौन सा चैप्टर था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तो हमें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। यहां से पॉलीमर से 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 8 मार्क्स का ये आपका चैप्टर है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 52 क्वेश्चन पे। ये आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आया हुआ है। ओजोन होल रेफर्स टू, पढ़ा हुआ है कभी कहीं ये बायो में? D मैम डी option. होगा। अच्छा, पढ़ा हुआ मैम है डी था इसका। में, बायो में? मैम ज्योग्राफी में। ठीक है, ज्योग्राफी में मैम याद दोनों सेम थे तो मैंने इसका सी लगा दिया था। ठीक है, तो रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओके ग्रेट, अच्छी बात है, पढ़ा हुआ था तुम्हें, तुम्हारी जो प्रीवियस नॉलेज है। और मैंने सी लगा दिया था। अच्छा, तुमने ट्रोपोस्फेयर कर दिया था क्या? मैम मैंने ट्रोपोस्फेयर देखा ही नहीं। ले, कर दी ना सिल्ली मिस्टेक, अभी ध्यान रखना। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आपने पहले पढ़ा हो, लेकिन हमें केमिस्ट्री वाला भी करना है। ये तो चलो ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो तुम्हारा प्रीवियस क्लास में कभी आया होगा, तो वो तुम्हें याद रह गया होगा, तो कर लिया होगा, बट थोड़ा केमिस्ट्री में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे चलूं? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द, देखो डज नॉट पूछा है, डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड, क्या लगा के आए थे इसका? मैम D मैम मैं लगाया लगा था के आई मैंने. थी। बेटा ये तो सही है। मैम सही देखा था। हाँ, ये चार्टे मैम ए होगा। ठीक है, मैम ए था इसका। लेफ्ट टू राइट ए लगा था। डिक्रीज होता है, बाकी सी वाला भी बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, डी वाला भी एकदम सही लगा हुआ है, ए वाला इनकरेक्ट है। देखो निकल का ज्यादा बताया हुआ है साइज, जबकि निकल का क्रोमियम से कम होता है। ठीक है जी, ओके यस मैम। Yes, ma'am. आगे आओ क्वेश्चन नंबर 54 पे। ये तुम्हें दिख रहा है क्या, ये ऐसे ही दिख रहा था क्या पेपर में अजीब सा? Yes, ma'am. नो मैम ठीक था। ये देखो पहली रिएक्शन में सिंपल आपको बता देती हूँ, फ्री रेडिकल है। सेकंड वाली कौन सी Yes, रिएक्शन ma'am. है, स्टैंडमेयर रिएक्शन है। थर्ड क्या है, Yes, आयोडीन ma'am. वाली फिंकलस्टीन Finkel रिएक्शन, stream. सिंपल था ये। फ्लोरीन बेसिकली अल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए, सॉरी स्वार्ट्स रिएक्शन। मैम स्वार्ट्स। ठीक है, तो 54 का मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ, ए होगा। ठीक है, आगे चलिए 55। Yes. एक मिनट को, कोई आया है क्या, एक मिनट, हाँ ठीक है, अरे बड़ी जल्दी आ रहे हैं। हाँ, और लेट आ जाओ दोनों के दोनों, साहिबा और भूमि। भूमि आप सिर्फ 5 मिनट रहते हो क्लास में, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर 5-6 मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी 55 पे पहुंची हूँ मैं। आगे देखो, ये क्वेश्चन तो आई थिंक कर लिया होगा सबने। द इलेक्ट्रॉन्स Yes, ma'am. आइडेंटिफाई बाय क्वांटम नंबर, जिसने उमेश सर की क्लास लिया वो कर लेगा, कुछ नहीं करना। एनएल का मतलब क्या हुआ, 4p, ये क्या होगा मैम 4s, ये क्या होगा 3d, और ये होगा आपका 3p। कैसे पता लगाओगे इंक्रीजिंग ऑर्डर n+l वैल्यू से? यस मैम। तो इसकी कितनी आएगी देखना, 4 + 1 5, इसकी 4, इसकी 5, और इसकी कितनी आएगी 4, यही आएगी ना। ओके, अब जिनकी सेम है आप क्या देखोगे, जिसकी वैल्यू कम है, जिसकी n की वैल्यू कम है, ऐसी देखते हो ना। तो सबसे पहले Yes, मैं ma'am. तो सबसे पहले मैं किसको रखूं, First को. फर्स्ट को रखूं, सबसे ज्यादा एनर्जी उसकी होगी। एक काम करते हैं, लोअर एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, सबसे कम होगी 4 की, फिर किसकी होगी सेकंड की। अब दोनों का 5 है तो 3 का कम हो जाएगा, जिसकी n की वैल्यू कम एनर्जी कम, याद करो।
और फिर 1, तो 4 सेकंड थर्ड 1, यही होगा 4 2 Yes, 3 ma'am. 1, Yes, ma'am. 2 3 1, तो लगा दो इस पे। ओके, अभी कौन आ गया भाई? एक्चुअली ना आज ऑटो एडमिट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या ही चक्कर है। चलो मुझे बार बार ना, हाँ, तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये था थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बता देती हूँ कि ये कैसे होगा, क्योंकि ना इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट बताने की, मतलब एक बार बता देती हूँ, हो सकता है कि तुमने कभी पढ़ा ही ना हो तो नहीं समझ में आएगा, बट पढ़ा होगा कभी 11th में, थर्मोडायनेमिक्स का दर्शन किया होगा, तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस है। In an adiabatic process, no transfer of heat takes place between system and surroundings. ये बोतल दिख रही है, सबसे अच्छा एग्जांपल है एडियाबेटिक प्रोसेस का। इंसुलेटेड Yes, होल्स ma'am. है इसकी, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि 24 घंटे पानी गर्म ठंडा रह सकता है ना, 24, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, इसमें भी नहीं होता है, 5 घंटे ही रहता है, बस 5-6 घंटे, ठीक है। लेकिन हम केमिस्ट्री की टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो इंसुलेटेड होल्स हैं इसकी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हम क्यों बोलते हैं कि पानी मतलब 24 घंटे गर्म रहेगा, कि क्योंकि जो हीट का ट्रांसफर है अंदर से बाहर नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर अंदर से बाहर नहीं हो रहा है, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट को क्यू से दिखाते हैं। तो अगर अंदर से बाहर उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो क्यू की वैल्यू 0 आएगी। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है आप कोई काम ही नहीं करो, अपने आप उसका एक्सपेंशन हो रहा है। फ्री एक्सपेंशन मतलब आपने खुद से कोई वर्क डन नहीं किया, है ना, तो उस केस में वर्क डन क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन में 0 होता है, ठीक है। अच्छा, एक आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया होगा बच्चे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कभी पढ़ा था ऐसा कुछ? याद Yes, करो, ma'am. थोड़ा सा याद करो, है ना। तो अगर Q भी 0 है और W भी 0 है, तो डेल्टा U भी 0 होगा। डेल्टा U इज व्हाट? इंटरनल एनर्जी को बोलते हैं बेसिकली, इंटरनल एनर्जी, सिस्टम के अंदर की एनर्जी, सिस्टम के अंदर की एनर्जी। अगर मेरे को डेफिनेटली टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंट चीजें थर्मोडायनेमिक्स की जरूर कराऊंगी, अगर टाइम हुआ तो, ठीक है। अच्छा मैम, यहाँ पे टेम्परेचर भी पूछ रखा है, तो ध्यान रखना, जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर इंटरनल एनर्जी 0 तो टेम्परेचर भी 0 होगा। तो इसका आंसर सी आना था, ठीक है। किसी ने 11th में किया होगा तो इजी था, कर लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं कर पाए होंगे। हाँ सूबिया, Ma'am, कुछ नहीं. ठीक है। चलूं आगे 57 पे। Yes, ma'am. ओके, मनीष भी आए हुए हैं क्या आज? ठीक है, ओके। In which of the following cases the stability of two oxidation state is correctly represented? Correctly represented, क्या मैं इस पे लगा दूं? Yes, ma'am. क्योंकि Mn2 प्लस में D5 होता है, Mn3 प्लस में एक और निकाल दो D4, क्योंकि हमें पता है D5 हाफ स्टेबल है, हाफ फिल्ड है, तो वो ज्यादा स्टेबल Stable होता है. है, ठीक है। ओके, 58 पे आओ, 58 पे आओ। विच इज नॉट द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये कराई थी पी ब्लॉक में रिएक्शन, मैंने कहा Yes, ma'am. जितनी भी मैंने इवन पी ब्लॉक और एस ब्लॉक और डीएनएफ ब्लॉक में भी मैंने बोला था, तो जितने भी आपके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ना, वो रट लेना, क्योंकि पेपर में ना एक क्वेश्चन जरूर आता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से। वो हालांकि तुम्हारे वीकली टेस्ट में आ गया, बट मैं वो नीट को लेकर बोल रही थी आप लोगों को कि जितनी भी आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है एनसीईआरटी में, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक की या डीएनएफ ब्लॉक की, वो सारी आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें से ना आप सारी देख लो, सारी की सारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। मतलब क्या हुआ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेसिकली साथ साथ होगा। तो आप चेक कर लेना, यहाँ पे Cl2 जो है ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा, रिड्यूस भी हो रहा होगा। ऐसे ही आप इसको भी चेक कर सकते हो सारे के सारे। ऐसे इसको भी चेक करना, फोस्फोरस क्या हो रहा है, फोस्फोरस की निकाल के देखना। सी में आपको दिखेगा कि कोई ऑक्सीडेशन, मतलब एक ही चीज हो रही होगी, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। बाकी सब में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो रहा होगा। तो ए बी डी सारी रिएक्शन किसके एग्जाम्पल है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। और ये जो ये वाली रिएक्शन है ना एओडी, ये तो रट लो, ये तो रट लो कि निकालने की भी जरूरत ना पड़े, पेपर में इतना पूछा जाता है, ये फोस्फीन की रिएक्शन और Cl2 की रिएक्शन, ठीक है बच्चे। आगे चलूं? Yes, ma'am. चलिए, ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, देखो मेजर को ना भूलना नहीं है आप लोगों को, मेजर
मेजर क्या पूछा है आप लोगों से? माइनर नहीं पूछा, मेजर पूछा है। कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ? ईथर वाले चैप्टर से। क्या मार्क करके आए थे नाजिया? मैम डी। डी करके आए थे? एक बार निकाल के देख लेते हैं, मतलब डी ही आएगा क्या इसका? ठीक है, ये होगा ना। तो एच आई क्या, ये आई थिंक लास्ट टेस्ट में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन था जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैम तो वो HI बी आर था उसमें पहले। अच्छा, तो एच आई भी एसिड है, एच बी आर भी एसिड है। ठीक है, HCl दे देते तो भी ये काम होता है, HF होता तो ये भी। तो फर्स्ट में क्या होगा? प्रोटोनेशन हो जाएगी मैम, बिल्कुल हो गया। तो अभी क्या आपको ये देखना है कि आई नेगेटिव किस साइड से अटैक करेगा। तो मैंने ये कहा था जब तक प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल है पार्ट, तो वहां पे क्या होगा? SN2 रिएक्शन होगी। क्या होगी आपकी? SN2 रिएक्शन होगी। यस मैम। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन होगी तो कहां से आएगा, मतलब कहां से जाएगा आई नेगेटिव? मैम लेस पीछे से अटैक करते हैं। साइड से, जहां से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। बोलो हाँ या ना। यस मैम। नाजिया आप तो डी बोल रहे थे शायद। गलत था क्या ये आपका? तो देखो CH3I हो जाएगा, हाँ SN2 होगा, और ये जो है अल्कोहल बन जाएगा। यानी कि अगर मैं लगाऊं तो ये जो सी सी सॉरी। ऑप्शन है, हाँ सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। एक्चुअली मुझे भी पहले एकदम से देखा ना तो मुझे डी लग रहा था, बट सोल्व किया तो सी आंसर है इसका। ठीक है, आगे यस चलूं। मैम। ओके, उसके बाद है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी, ये करवाया था ग्रुप 18 नोबल गैसेस। यस मैम। यस डाउन द मैम। ग्रुप, डाउन द ग्रुप सोल्युबिलिटी क्या होगी तुम्हारी? इंक्रीज। इंक्रीज। तो इंक्रीज होगी तो ये लगा दो बी। जेनॉन का ज्यादा यस होगा। मैम। चलो, बहुत बढ़िया। आ गया वो 61 से आयुपेक नेमिंग पे क्वेश्चन था, जो कि अभी भी आया है और आपको नीट के एग्जाम में भी, क्या बोलो बेटा शगुन? हाँ, इंक्रीज होगी, है ना। ओके, तो आयुपेक नेमिंग का क्वेश्चन नीट में भी आता है, ये एक क्वेश्चन आता है देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो वही इस वाले पेपर में भी आया हुआ था। तो आप ये लगा के चलो, जो ये पैटर्न था ना वो नीट का ही पैटर्न था। मतलब पैटर्न इन द सेंस कि नीट में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा। तो आयुपेक नेमिंग अभी आप कहाँ से करोगे? देखो आप ना, अगर आपने टाइम लगाया होगा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि आपने सारे ऑप्शन देखे होंगे एक एक करके, तो हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम ले गया हो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को आपको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना था। और मैं पार्थ में एक चीज आपको बता दूं, सेकेंड राउंड में ना आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, जो आपको आते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो वाला आपको सेकंड राउंड में करना था, ना कि वो वाले क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है। डाउट वाले तो सेकंड राउंड के बाद उसकी बारी आएगी। अगर डाउट है तो उसको छोड़ो, अगर फिर भी सोच रहे हो कि मेरे से ये सोल्व हो पा रहा है तो मैं उसको कर देता हूँ। लेकिन सेकेंड राउंड में आप वो वाले क्वेश्चन करोगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं बट थोड़ा सा टाइम लेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कर दोगे इजिली, बस थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देना, है ना। लेकिन फिर जब आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो देखोगे ऐसा कोई नेम ही नहीं है ऑप्शन में। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा कोई नेम ही नहीं है ऑप्शन में। अच्छा, तो इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी वैसे, बताओगे क्या? चलोगे। देखो मैंने आप लोगों को कराया था ना, जब वो आयुपेक नेमिंग की मैंने क्लास ली थी, तो मैंने कहा था नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से जो ब्रांच वाली आपकी बेसिकली जो आपके ब्रांचिंग पे है ना, वो भी उस पेरेंट चेन में आ जाए। याद करो, है ना। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो हम कैसे करेंगे? देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से करती हूँ तो 3 मिलता है इसको, यहां से करूँ तो 2 मिल रहा है बेसिकली एल्काइल ग्रुप को, तो ये ही बिल्कुल ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि क्या होगा। 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन, एक बार चेक करो, यही होगा इसका आंसर। यस यस मैम, मैम। इसका यही था। ठीक है, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, है ना। बी सीरियस, बी सीरियस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हेन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन रिएक्ट्स विद HiO4, ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि अगर किसी ने HiO4 किया होगा, जो मैंने रिएजेंट्स की क्लास ली होगी, तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। कोई ऐसा है जिसने किया था ये पर आयोडिक एसिड के साथ क्या होता है? ओके, नाजिया आपने कर लिया था। यस मैम डी किया था इसका।
डी किया था। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर बताना नाजिया। जो एसीटोन बनता है ना, दोनों साइड OH लगा दो। शाबाश यार, बड़े इंटेलिजेंट हो, इस बार तो तुमने छक्के छुड़ा दिए, सच में बोल रही हूँ मैं। ऐसे ही बनाया था। यस मैम, और दोनों साइड यस से मैम। ब्रेक करवाना है फिर। वर्षा बेटा, ये पर्टिकुलरली किसी चैप्टर से तो नहीं है, लेकिन जनरली हम HiO4 का जो काम होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते हैं, बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो मैंने बायोमोलिक्यूल्स में तो नहीं कराया था ये, बट हाँ अलग से रिएजेंट्स की क्लास लेके इसको कवर करवा दिया था। HiO4 क्या काम करता है, अगर एडजेसेंट पोजीशन पे OH है तो हटा देगा, मतलब क्लीव करेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड को। अगर अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है CO और साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है, तो भी उसको क्लीव कर देगा। तो इसको क्लीव करना, ये आई थिंक मैंने एक क्लास में करवाया भी था ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ। यस मैम, ऐसा करवाया था किसी में। अच्छा हाँ, अरे मैम क्वेश्चन, अरे वो एल्डिहाइड की टोन में ही तो करा रही थी इसको मैं। मैम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे थे तब। यस मैम। हाँ, अरे ये तो सही है, तुम्हारे तो 4 नंबर आ गए फिर उस क्वेश्चन से। ये तो बाय चांस वो आ गया इसमें क्वेश्चन। हाँ मेरे को याद आ रहा है, मैंने कहा कहीं तो करवाया है क्वेश्चन। फिर तो कर दो ना डायरेक्ट डी, क्योंकि देखो ना यहाँ पे OH लग जाएगा, पानी निकाल के HCHO बना लेना, सेम यहाँ पे भी। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये वाला बॉन्ड क्लीव कराओगे तो यहाँ से CO2 निकाल देना, और बेसिकली आपका CO2 और HCHO निकल जाएगा। चलो भाई, ये तो बहुत बढ़िया होगा। चलो आगे चलते हैं। तो इसलिए बोलते हो क्लास में आया करो। ये वाली रिएक्शन देखो, कितना टाइम हो गया। हाँ, ए सर्टेन कंपाउंड X व्हेन ट्रीटेड विद कॉपर सल्फेट, X है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई है, सॉल्यूशन यील्ड अ ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन पीपीटी मिल रहे हैं। फिर कह रहे हैं ऑन एडिंग हाइपो सॉल्यूशन, हाइपो सॉल्यूशन जब ऐड किया है तो प्रेसिपिटेट जो है व्हाइट कलर के हो गए हैं। ये मैंने कहाँ कराई थी रिएक्शन, थोड़ा सा बताना, याद आ रही है थोड़ा बहुत? कोई करके आया ये क्वेश्चन? देखो मैं इसकी रिएक्शन लिखवा देती हूँ आप लोगों को, लिखो, इंपॉर्टेंट है। वैसे ये मैंने लिखवाई भी थी हाइपो वाली, मुझे याद ही नहीं आ रहा कहाँ लिखवाई थी, बट लिखवाई थी P ब्लॉक में, लिखवाई थी कौन से ग्रुप मैम में। पी ब्लॉक में थी। हाँ, तो इसकी रिएक्शन लिख लो अगर किसी ने नहीं लिखी है, एनसीईआरटी में ही लिख लो। जब कॉपर सल्फेट बच्चा KI के साथ रिएक्ट करता है ना, तो आपको मिलता है CuI2, मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, कॉपर के साथ आयोडीन जुड़ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, और जब ये CuI2 मिला, इसके ब्राउन प्रेसिपिटेट है, हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है, Na2H2O3। याद करो हाइपो सॉल्यूशन की मैंने कहा था रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CuI मिलेगा, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक्स कंपाउंड क्या था यहाँ पे, KI था, कैल्शियम आयोडाइड था। ठीक है, और क्या मिलता है आपको, Na2SO4O6, मैंने इसका नाम भी करवाया था आप लोगों को, सोडियम टेट्राथायोनिक एसिड बोलो या टेट्राथायोनेट आयन बोलो। ठीक है, मैंने आप लोगों को कराया था, थोड़ा सा देख लेना एक बार, हो सकता है भूल भी गए हो। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन है, अगर नहीं लिखी हुई तो इसको नोट्स में नोट डाउन कर लो। चलूं आगे? यस मैम। ओके, इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, क्योंकि ना 8:15 तक ले लूंगी क्लास, तब तो हमें खत्म करना है। ओके ओके, चलिए आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस sp कार्बन, ये तो सभी C. करके आए होंगे मैम, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता था, इजीएस्ट क्वेश्चन यस मैम। है ना, sp होगी। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना, sp होगी। आगे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल हैव 4 डिफरेंट आइसोमर, ये आपका ना नीट का ही PYQ डला हुआ है इसमें। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल हैव 4 डिफरेंट आइसोमर। पहले हम ना 1 by 1 करते हैं। ये वाला देखो, इसका सिर्फ ना एक ही आइसोमर बनेगा, देखो मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, ऐसा कुछ बनेगा। कोऑर्डिनेशन में किया होगा, ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल था। यस मैम। ठीक है, तो ये बनेगा, इसका एक ही बनेगा, तो इसको लगाओ काटा। ठीक है, इसमें आओ, इसमें आओ, इसमें क्या होगा मैम, इन क्वेश्चन में दिक्कत आती है। अच्छा, तो आप एक काम कर सकते हो जुबिया, आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, फॉर श्योर पक्का देखने को मिलेगा। तो आप एक काम करना, आइसोमेरिज्म वाली ना वीडियो देख लेना, या तो सुमेश, वैसे सुमेश सर वाली देखोगे वो ज्यादा बेटर रहेगी। वो क्यों, क्योंकि आपने ना उनसे पढ़ा था, है ना।
तो उनसे पढ़ा था ना, तो उनकी वीडियो देख लेना। आप लोगों को ना रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, बाकी मैंने भी अपलोड की हुई है, मेरी भी देख सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे, बट देख लेना, क्योंकि ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है कि मैं 5 मिनट लेके इसको समझा दूंगी, है ना, तो टाइम लगेगा। इसमें देखो, इसमें 2 ही टाइप के आइसोमर बनेंगे, एक तो सिस बना दो, Cl को पास ले आओ, एक सेकेंड रुको, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो इसको देख लो, बना लो। एक दो Cl जो है सिस पे ले आओ और ट्रांस पे लाओ, तो इसके 2 बनेंगे, तो C भी हटा दो, है ना। मैम इसका क्या होगा, इसके देखो ये भी बहुत पॉपुलर एग्जांपल हुआ करता है। यस इसके के भी 2 एक सिस एक ट्रांस, लेकिन एक ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, तो टोटल 3 बनते हैं, तो ऑप्शन बी आएगा इसका। ये आएगा। यस मैम। बना के देखना, 4 बनेंगे। चलूं आगे, मेरा काम था यस मैम। को अप्रोच करवाना, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको 4 ऑप्शन के बारे में पता हो, 3 ऑप्शन के बारे में पता है या 2 ऑप्शन के बारे में पता है, तो क्वेश्चन कर सकते हो आप। चलिए, मैं आपको बस अप्रोच सिखाना चाहती हूँ। ओके, 66 क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। सुक्रोज इन वाटर is dextrorotatory. When boiled with dilute HCl, the solution become levorotatory. In this process, sucrose molecule, देखो कुछ नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको ये क्वेश्चन। हमें पता है सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मैम जो उसका सोल्यूशन होता है ना, मतलब सुक्रोज जो होता है वो लीवोरोटेटरी होता है, लेकिन हमें मिलता क्या है, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज मिलता है। ये डी वो वाले डी नहीं है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं है। कैपिटल और कैपिटल एल क्या दिखाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को दिखाते हैं, यस मैम। राइट। स्मॉल डी Yes. स्मॉल एल दिखाते हैं डेक्स्ट्रोल लीवो को, अगर वो देते तो हम देखते, बाकी इन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज मिलता है। आगे चलूं, यस मैम। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, और ये इस पे ना मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो इसमें ना कुछ चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चन दिए, और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहला ये पूछा है कि साइनामाइड है जो ये CN2 नेगेटिव, वो CO2 के साथ क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और क्या दोनों का लीनियर स्ट्रक्चर है, ये आपको चेक करना था। तो हाँ, लीनियर स्ट्रक्चर तो है दोनों, हाँ, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, इसमें कितने होंगे, 6 + 14 + 2, तो कितने हो गए ये, 16 और 6 कितने हो गए, 22। ये भी 22 होंगे, 6 + 16, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। एक ये वाला ना, ये वाली अपनी बेशक उसमें लिख लो नोटबुक में, कि जब जो मैग्नीशियम का कार्बाइड है ना, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोपाइन देता है। क्या देता है, प्रोपाइन। इसको अपने एनसीईआरटी में नोट डाउन करो या अपनी नोट्स में करो, लेकिन करो, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एस ब्लॉक करवाते टाइम मैंने ये नहीं करवाया, बट ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात, इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करो। और ऐसी आपकी ना एनसीईआरटी में एक एल्यूमिनियम का कार्बाइड दिया होगा और एक बेरिलियम का, उसको भी नोट डाउन कर लेना, उसको एक बार देख लेना एनसीईआरटी से, ठीक है। एस ब्लॉक में ही मिल जाएगा आप लोगों को, तो वो लिख लेना, मतलब हाईलाइट कर लेना कि मैम ने कहा था इंपॉर्टेंट है। उसके बाद CaCO2 जो आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है एज NaCl टाइप लैटिस, ये मैं आपको सॉलिड स्टेट में कराऊंगी। बाकी ये भी ठीक है स्टेटमेंट, अगर 2 ठीक तो फिर आंख बंद करके डी ऑप्शन लगाना था। यस मैम। ठीक है, आगे चलूं। यस मैम। स्टूडेंट्स जो हो, चलिए भूमि आप हो बेटा, चलिए। यस मैम। ठीक है, गायब मत हो जाना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, ये देखो फिर बोल रही हूँ, फंसना मत, नॉट ट्रू पूछा है ना। अबाउट सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, सॉरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो करके आए थे ये वाला क्वेश्चन, यस मैम। एनसीईआरटी में से था, क्या करके आए थे, डी। यस मैम। बाकी सब जितने भी हुए स्टूडेंट, क्या किया था बच्चा, मैम मैंने नहीं किया था, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी ना। देखो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, अभी नहीं किया था ना, अभी याद रखना, अगर इन फ्यूचर आए तो गलत नहीं करना। जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट है वो किसके एग्जांपल है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी में आया हुआ था ये, मतलब एनसीईआरटी में था। आगे देखो, जो पेप्टाइड बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसको तो सोचने की, मतलब ये आता होगा आप लोगों को, यहाँ फंसे हो गए आप COD में। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई लाइंस
वैसे तो लिखी हुई है मेरे ख्याल से, अगर नहीं लिखी हुई है तो आप इसको ना एनसीईआरटी में नोट डाउन करेंगे। क्या? द हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट करेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज, जो भी बेसिकली अमाइनो एसिड्स होते हैं, इज इम्पोर्टेंट टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नहीं वो टर्शरी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट होते हैं। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था आप लोगों को। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा हुआ था बायोमोलिक्यूल से, इससे अच्छे और भी बनते थे क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं है। तो ये जो वाला पार्ट है ना हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वाला, वो सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर में होता है, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो हमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रादर देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये देखो क्या है, द स्टीरिक इन्फ्लुएंस ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू इज इंपॉर्टेंट टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ स्टीरिक हिंड्रेंस वाला, जो स्टीरिक रीजन वाला फैक्टर है, वो इंपॉर्टेंट होता है, ना कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वाला। क्लियर है? तो इसमें नोट ट्रू पूछा था तो डी आपको लगा के आना था। नाजिया आपने कहाँ पढ़ा था ये वाला? अच्छा नाजिया गई क्या, मतलब ज्वाइन करिए। कोई और करके आया था ये क्वेश्चन? पार्थ, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो करके आया था? सारी छोड़ के आए थे? सुप्रिया? यस मैम। अच्छा छोड़ के आए थे क्या? यस मैम। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसको अपना नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नोट ट्रू। देखो मैं भी गलती कर दिया, मैम नॉट ट्रू। नोट ट्रू पूछा है। NO2 रेड ब्राउन गैस, यस मैम, आपने चिल्ला चिल्ला के बोला था। NO2 रेडली डाइमराइज, यस मैम। क्यों? क्योंकि NO2 में क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो NO2 पैरामैग्नेटिक होता है, ना कि डायमैग्नेटिक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आना था। और ये वाली रिएक्शन मैंने आप लोगों को कराई थी, जब लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो NO2 गैस मिलेगी। पी ब्लॉक से ये क्वेश्चन था। यस मैम। भर भर के पी ब्लॉक से तो भर भर के क्वेश्चन आए थे। ठीक है आगे चलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ BCl3 BBr3, हाँ, द टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 BBr3 टू बिहेव एज अ लुईस एसिड। बताओ, करवाया था ये क्वेश्चन? यस मैम। किसकी सबसे ज्यादा लुईस एसिडिटी होगी? मैम BF3 की। हम पीआर वाली थी। मैम किसकी? BR पी। BBr3 की होगी ना, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, यस मैम। 4p ऑर्बिटल है बेचारा, बोरोन 2p है, ओवरलैपिंग बहुत ही गंदी होगी, है ना? मैम ऑप्शन हाँ, तो अगर बाहर से कोई आएगा इलेक्ट्रॉन देने तो सबसे पहले कौन लेगा? BBr3। और जो सबसे ब्रोमीन। पहले एक्सेप्ट करेगा उसी की लुईस एसिडिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। BF3 बैक बॉन्डिंग, ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग हो रही है, ऑलरेडी बोरोन की बुक को फ्लोरीन ने कम कर दिया है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, है ना? तो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, वो बात की बात है। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहना था इसका, ये तो 70 का बी है। आगे चलिए, ये वाला उससे है, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। किसी ने पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना इसको छोड़ दो, मैं जब कराऊंगी तब इसका मैं आंसर दूंगी। वैसे डायरेक्ट होता है, मतलब बेसिकली थोड़ा एक बार पढ़ के बता देती हूँ। ए एज लेंथ को दिखा रहे हैं क्यूबिक सिस्टम में। 3 टाइप के मैं सिस्टम आप लोगों को पढ़ाऊंगी, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। आपको रेडियस का रेशियो पूछा है, तो डायरेक्ट ना इनकी रेडियस निकलती है। जैसे सिंपल क्यूबिक की होती है a/2, बॉडी सेंटर्ड की होती है √3/4a। रेडियस की बात कर रही हूँ, डिस्टेंस होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं फेस सेंटर्ड की, तो उसकी होती है a/2√2। बस इसका ही रेशियो पूछा था, डायरेक्ट होता है। मतलब ऑप्शन ए था इसका। हाँ, इसका ऑप्शन ए था। मैम पता है मैंने ना यही टिक कर दिया था, मतलब पता नहीं कैसे टिक हो गया था, ठीक चला गया था। तुक्का कई बार हो जाता है ऐसे। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब ये मत बोलना मैम ये नहीं करके आई मैं, या करके आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना? कौन होगा सबसे ज्यादा एसिडिक, जल्दी बताओ। मैंने तो ए कर दिया था इसका। बेटा ए क्यों किया नाजिया? क्लोरीन का HCOH देखा तो मुझे लगा वही होगा ज्यादा। नहीं नहीं, देखो तो सही, क्लोरीन भैया भी तो है ना, देखो ना, यस मैम। Cl लगा हुआ है, CHCHO, और जैसे जैसे आपका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा आपका एसिडिटी कम होता जाएगा, तो इसको इग्नोर नहीं करना था।
है ना, Cl का माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करते हैं ना, तो वो तो एसिडिटी को बढ़ाता है, जबकि फॉर्मिक एसिड में ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें Okay. ध्यान। पेनिसिलिन क्या है, जल्दी बताओ। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। वो वाले तो तुम मेरे को पढ़ा दो, बायो, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस एनिलीन एज, ये इसमें हो सकता है बहुत बच्चे गलत करके आए हो। विच ऑफ हाँ, द तो बेंजीन फॉलोइंग प्रोड्यूस एनिलीन एज मेन प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने ना इसको अलग से लिखवाया था रिएक्शंस को, अगर आप जाके देखोगे मैम ए और बी को मैंने लिखाया था, इसको भी लिखवाया हुआ है, इसको भी लिखवाया हुआ है, और इन दोनों में ही मैंने क्या बोला था कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनता है। ठीक है, तो ये हो सकता है बच्चों का गलत हो, लेकिन इसमें पूछा है एनिलीन एज मेन प्रोडक्ट। तो मैं तुम्हें एक थोड़ी सी चीज बताना चाहती हूँ इसमें, जब वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बेटा रिएक्शन करता है ना, तो वो आपको ना एकदम से एनिलीन नहीं प्रोड्यूस करता, देता है एनिलीन, वो एज अ मेन प्रोडक्ट नहीं मिलता है, उससे पहले कुछ और मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बनता है। ये मिलता है ऐसा कुछ, है ना जुबिया। मैम ठीक है, ऐसा कुछ मिलता है, फिर उसके बाद वो एनिलीन मिलता है जब, लेकिन डी वाली रिएक्शन ना ज्यादा बेटर है सी वाली से, मिलते दोनों से एनिलीन है, बट मेन जो है प्रोडक्ट जो है इससे मिलता है डी वाले से, कि जब आप नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कराओगे डायरेक्ट जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपको जो मेन प्रोडक्ट मिलता है वो NH2 एनिलीन ही मिलता है। तो इसका ऑप्शन डी आना था, सी नहीं आना था। जिसने सी किया होगा ना वो हो सकता है उसका नेगेटिव में गया हो। ठीक है, कोई ऐसा था जो सी करके आया हो? मैंने ए किया था, मैं तो क्वेश्चन में बेंजीन पढ़ रही थी। ना 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 ना, ए नहीं करना था, उसमें तो कुछ और मिलता है। ठीक है, ऐसे मैंने ना आई थिंक अमाइंस वाला चैप्टर करवाया था ना, उसके नोट्स ओपन करना अभी इस क्लास के जस्ट बाद, इसके बाद कोई क्लास नहीं है ना तुम्हारी, अगर है भी तो ना एक बार अमाइंस के फटाफट मेरे नोट्स ओपन करना, वहां पे मैंने ना 6 रिएक्शन लिखवाई थी। मैंने कहा था ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये पेपर में आती है। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं अभी भी बोलूंगी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाइट्रो को अमीन में करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट ये दे दिया उसने, एक लाइन एक वर्ड ऐड कर दिया, कैन प्रोड्यूस एनिलीन एज अ मेन प्रोडक्ट, तो इस वजह से इसका ऑप्शन डी रहेगा, ना कि सी। ठीक है जी, क्लियर है 15 स्टूडेंट्स को? ग्रेट, चलिए आगे आओ, आगे चलते हैं। विच डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा नहीं होगा एग्जिस्ट मैम करते? सी ऑप्शन कार्बन के पास वैकेंट डी सेकंड डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नहीं है। बाकी सारे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, चलो ओके आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डी क्या होगा? डायरेक्ट बताना था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। वेरी गुड। 77 परलोन क्या है? नायलॉन। ये गूगल से तो नहीं पूछा था ना तुम लोगों ने? कहीं गूगल से 1 मिनट में सर्च कर लिया हो? ये चैप्टर नहीं, तो मैम। पढ़े हुए हैं, अब तो रट गए। ठीक है, नाइलॉन 6 आएगा। आगे, ए टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड डू नॉट टोटोमराइज। टोटोमराइज का मतलब समझते हो ना? टोटोमराइज कब नहीं होती है चीज, जब अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, जब डी अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा। इस Yes, तरह से ma'am. देखो इधर, मैं आप लोगों को थोड़ा बना के दिखा देती हूँ। मतलब मान लो ऐसा कुछ है, जब हाइड्रोजन ही नहीं है बेचारा, तो टोटोमराइज क्या होगा? तो लगा दूं, देयर इज नो Yes, अल्फा हाइड्रोजन। ma'am. अगर मैं मान लो, चलो एक एग्जांपल भी ले देती हूँ, फिर कहोगे मैम आपने तो डायरेक्ट ही बता दिया। ये देखो, अगर मान लो मैं ये बात करती हूँ प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड की, तो देखो यहाँ पे क्या H है, तो ये क्या हो जाएगा? टोटोमराइज हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रो से बेसिकली टोटोमराइज करने के बाद जैसे कीटोन और इनोलिक फॉर्म होती है ना, वैसे इसकी क्या होगी, जैसे ये टोटोमराइज होगा ऑक्साइम बन जाएगा नाइट्रो से। ठीक है, मैम टोटोमराइज में हमें बेसिकली करना क्या होता है? बॉन्ड, डबल बॉन्ड तोड़ के और फिर ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना होता है। नहीं नहीं नहीं, देखो क्या होता है ना, आपको ना टोटोमेरिज्म करने के लिए ना सिंगल डबल बॉन्ड को बेसिकली कन्वर्ट करना होता है। सिंगल डबल में हो जाता है कन्वर्ट, डबल सिंगल में हो जाता है। ठीक है, H होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अल्फा पोजीशन पे H हो, बहुत टाइप के टोटोमेरिज्म होते हैं। 1,4 टोटोमेरिज्म भी, 1,4 वाले भी कंपाउंड कुछ ऐसे होते हैं जो टोटोमेरिज्म शो करते हैं, 1,3 वाले भी करते हैं। जो मैंने वो क्लास ली थी ना जो भी आयोपेक एंड आइसोमेरिज्म की, उसमें मैंने कम से कम 10 एग्जाम्पल कराए थे टोटोमेरिज्म के। एक बार वो देख लेना, या तो नोट्स ही देख लेना, वीडियो देखने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। मैम एक पीवाईक्यू में क्वेश्चन था टोटोमराइज पे, उस पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी थी उसकी, मैं आपको भेजूंगी, बोला समझ नहीं आया था, वो टोटोमराइज पे ही था। हाँ भेज देना, मैं आप
आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके, आगे करते हैं। चलिए, ये वाला कर लिया सबने। कॉम्प्लेक्स एक्स ऑफ कंपोजिशन तुम्हें ये दे रखी है, हैज अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट 3.83, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे इसमें। ये क्वेश्चन में ना इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, नीट में। इट रिएक्ट्स विद AgNO3, वो कह रहे हैं कि AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है ना वो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा आपको, मतलब बेसिकली सिस और ट्रांस दोनों दिखाएंगे। तो कौन सा मार्क करके आए थे, पहले तो ये बता दो मेरे को। देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 कब होंगे, जब क्रोमियम किस में होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 में होगा, तभी D3 आएगा, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग 3.83 बोहर मैग्नेटोन होगा। तो यहाँ पे तो क्रोमियम 4 में, काटा लगाओ, यहाँ पे भी 4 में काटा लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या, हेक्सा एक्वा, यानी कि ये है हेक्सा एक्वा, तो ये तो सिस ट्रांस दिखा ही नहीं सकता, तो काटा लगाओ। Yes, ma'am, D होगा। आगे चलो। Which of the following liberates O2 upon hydrolysis? एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, हालांकि इसमें आया हुआ है, वैसे नीट में भी आता है, तो याद करो। मैंने कहा था ये तो नो रिएक्शन, यहाँ पे तो O2 मिलेगा ही नहीं आपको। जो आपका सुपर ऑक्साइड होता है वो क्या करेगा, KOH भी देगा हाइड्रोलिसिस में, पानी भी देगा, सॉरी H2O2 भी देगा, और ऑक्सीजन। जबकि इनमें क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोक्साइड और H2O2 देगा। याद करो, करवाई थी ये रिएक्शन मैंने, Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। 81 क्वेश्चन पे आओ जल्दी, टाइम कम है। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख लो यहाँ पे, 2 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर, ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखी आफ्टर 25 सेकेंड कितनी थी वो, 0.5 मोलर। व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। सिर्फ और सिर्फ आपको जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना था, यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज दी हुई थी। कैसे करोगे जल्दी बताओ। वैल्यू पुट करके। नहीं, वैल्यू तो पुट कर दोगे, वो तो पता है, और बहुत इजीली कैलकुलेट भी कर लोगे, बट मुझे फॉर्मूला बताओ जीरो ऑर्डर का। K = R0 - R/T R0 - R/T। T कर लोगे इससे। K दे रखा है, टाइम दे रखा है, RT लिख लो यहाँ पे, आफ्टर टाइम T, यानी कि आफ्टर 25 सेकेंड कितनी कंसंट्रेशन है, 0.5, इनिशियल निकाल लोगे, Yes, ma'am. कितना आएगा, 1 मोलर। बहुत इजी कैलकुलेशन है, मुझे कराने की नीड भी नहीं है। Yes, ma'am, ये आगे चलो। PYQ का है। हाँ, PYQs का। आगे चलो बेटा। Yes, ma'am. यस मैम। चलो, नहीं सच में लग रहा है तुम लोगों ने पढ़ के ही टेस्ट दिया था। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए कार, ये तो बहुत इजी था, सुमेश सर ने कराया होगा आप लोगों को, है ना। कौन सी डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, अगर उनकी क्लास अटेंड की है तो, लैम्डा = H/MV। MV, ओके। वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, लेकिन ध्यान सुनना, अगर आपने वेलोसिटी ऐसी की ऐसी रख दी ना 36 km/h, तो गया वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे यूनिट का मेन ध्यान रखना था, क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। तो जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उसकी होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। देख लो कैसे करना है ये सोल्व क्वेश्चन, फंसोगे नहीं तो यूनिट चेंज नहीं की। मास कितना दे रखा है, 1000 kg, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है, 36 km/h, इसको किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में। ऐसे ही करते हो 5/18 करके। यस मैम। तो देखो मैं कैसे कर रही हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैम मीटर कैसे आएगा, मैम मीटर बताओ आप कैसे आएगा, है ना। तो कैसे करोगे, आपको क्या बताना, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए कार, ओके। तो देखो जूल क्या होता है, ऑप्शन। हाँ मैंने कुछ गलत लिख दिया, क्या हुआ, मैम कुछ नहीं। ओके। तो आप लोगों का करना था, इसको सोल्व करना था, मतलब थोड़ा यूनिट का भी ध्यान रखना था कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे ना तभी आंसर आएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने। इसका आंसर क्या था। इसका आंसर है, मेरे को निकालना पड़ेगा, बाकी एक मिनट को आंसर की मैं देख के बता देती हूँ मैं। 82 का आंसर है आप लोगों का बी, 6.6 × 10⁻⁻38 मीटर।
और ध्यान रखना जूल मैम क्या होता है, इधर सुनो, इधर आओ सारे के सारे, जूल क्या होता है याद रखना। वैसे तो ये थर्मोडायनेमिक्स में होता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत काम की चीज है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या बोला मैंने, रिपीट करो इसे। जूल की वैल्यू क्या होती है, मैं पूरा सोल्व करके दिखा रही हूँ कि जूल की यूनिट ये कैसे आई, लेकिन ध्यान रखना इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन ठीक करा देगा। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मैम अब एक काम करो, कैलकुलेट तो तुम कर लोगे, मैं थोड़ा सा यूनिट का सिखा देती हूँ तुम लोगों को। जूल की जगह ना ये पुट करना एक बार, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड को ऐसे ही देखो, नीचे क्या है केजी मीटर पर सेकंड, बोलो हाँ या ना। यस मैम। इस सेकंड को ऊपर ले यस दो, मैम। सेकंड को ऊपर ले दो, सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। यस केजी से मैम। केजी गया, इससे ये गया, 1 मीटर से 1 मीटर ये गया, आंसर किस में आएगा जल्दी बोलो। मीटर। मीटर पर मीटर। सेकंड। क्वेश्चन में देखो आंसर किस में रिपोर्ट किया हुआ है, मीटर। मीटर में। समझ आई तुम्हें, ऐसे होता है यूनिट कन्वर्जन। इसलिए बोलती हूँ फिजिकल में यूनिट को भूलना नहीं है, ये इतनी काम की यूनिट है ना। अभी लिखो जहां पे सर ने ये फॉर्मूला लिखवाया था तुम लोगों को, उसके साथ लिखो कि जूल को बेसिकली मैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, लिख लो इनको, काम आएगा जैसे इस क्वेश्चन में आया काम। समझ गए, चलो अब Yes, तो ma'am. सिंपल सोल्व करना था, कर लोगे तुम लोग। आंसर मैंने बता ही दिया, बी आएगा। चलिए एक सेकेंड रुको, हाँ आगे आओ। कंसिडर द रिएक्शन, ये कर लिया होगा आप लोगों ने। कौन ऐसा महान Yes, जो नहीं ma'am. करके आया, चेक कर लो। देखो आंसर क्या होगा वैसे इसका, कोई करके आया था मुझे बताना एक बार। मैम बी होगा। बी होगा। देखो कुछ नहीं करना, आप ना जो आपको इजी लग रहा है ना वो चेक कर लो। यहाँ पे मुझे आयोडीन दिख रहा है -1 से 0 में चेंज हुआ है ना, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अगर ऑक्सीडेशन हुआ H2O2 यहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस। और जबकि यहाँ देखो क्लोरीन की -1 है, ओ सॉरी +1 है, और इसमें -1 रिडक्शन हुआ है, यानी कि यहाँ पे H2O2 कैसे बिहेव कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये मत कहना मैम ये तो हाइड्रोजन चैप्टर का है, ये तो हमने किया ही नहीं। अरे भैया 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। समझ में आई कैसे करना था ये क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं किया। Yes. तो क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया करो उन पे। ये वाला क्वेश्चन है जितना जितना भयंकर लग रहा है ना देखने में, उतना इजी क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ है, हालांकि थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, इससे बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं, बट इन्होंने इजीएस्ट क्वेश्चन दिया है। ये H+ है, देखो ध्यान से देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आपको बोला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है, जब 1 मोल ऑफ H2 बनेगा, बेसिकली कहां से बनेगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, यानी कि किससे बनेगा H+ से और O2 सॉरी H2O से और O2 से, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से बनना चाहिए। तो किससे बनेगा, H2 से और O2 से। ठीक है, तो यही तो पूछ रहे हैं वो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी। तो आपको जो है सेकंड वाली इक्वेशन को देखना था और कुछ भी नहीं करना था। समझ रहे हो, आपको डिसाइड करना था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से आप कौन सी इक्वेशन लोगे। तो अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन पता है कि व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो 1 मोल ऑफ जो कंपाउंड बना है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स, यानी कि H2 से बनेगा और ऑक्सीजन से बनेगा आपका पानी, और हीट क्या होगी, रिलीज होगी उस केस में। समझ रहे हो मेरी बात, उससे क्या होगी, हीट रिलीज होगी। तो इसका जो आंसर आना था वो क्या आना था, -x2 किलो जूल पर मोल आना था। हालांकि कोई बात नहीं, अगर किसी ने छोड़ भी दिया ये क्वेश्चन तो चलेगा, थर्मोकेमिस्ट्री में हो जाएगा तुम लोगों का। सिर्फ मैंने एक तरीका बताया करने का। नेक्स्ट आओ 85 क्वेश्चन। अ बलून वाज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 20 लीटर, मतलब एक बलून की जो मैक्सिमम बेसिकली 20 लीटर उसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है। इससे ज्यादा हुआ तो वो फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 लीटर ऑफ एयर, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 10 लीटर हवा भरी गई है बलून में। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इट विल बर्स्ट व्हेन प्रेशर इज, कब बर्स्ट होगा। कहां से आया हुआ है क्वेश्चन पता है, स्टेट्स ऑफ मैटर से, इसमें फॉर्मूला लगेगा। हाँ पढ़ा हुआ था ना दिया तुमने। यस मैम, ये याद था थोड़ा थोड़ा। देखो P1
V1 P2 V2 ऐसे वाला लगना था, मैं बस बता रही हूँ। P1 मान लेते हैं, मैं Boyle's law. 1 into 10 लीटर, P2 मतलब जब 20 लीटर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इस पे P2 कितना होगा निकाल के देखना, 0.5 ही आएगा। यानी कि Yes. 20 लीटर उसकी कैपेसिटी है, मतलब इतना उसको आप फुला सकते हो, लेकिन यानी कि उससे ज्यादा फुलाया तो वो बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 0.5 पे वो बर्स्ट नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 20 लीटर तक Yes, ma'am. कैपेसिटी है, लेकिन इसका मतलब 0.5 पे वो बर्स्ट नहीं होगा। 20 लीटर से ऊपर जाओगे, 21, 22 लीटर, 20.5, तब वो बर्स्ट हो जाएगा। यानी कि, और वैसे भी वॉल्यूम और प्रेशर में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। तो प्रेशर ज्यादा, 20 से ज्यादा तो बर्स्ट होगा, यानी कि 0.5 से कम होगा तो वो बर्स्ट होगा। समझ रहे हो, हाँ या ना? Yes, तो ma'am. यानी Yes, ma'am. कि आपका प्रेशर बिलो 0.5 एटमोस्फेयर हो जाएगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था इसके पीछे। आगे चलते हैं। हाँ, बॉयल्स लॉ का था। ठीक है, आगे चलो। इसलिए बोल रही हूँ, नीट में ना आपको ना धुरंधर किसी चैप्टर में ना मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है, मास्टरी करने की नीड नहीं है। अगर आपने किसी चैप्टर को एवरेज भी पढ़ा हुआ है ना, तो निकाल दोगे बेटा उसका क्वेश्चन। ठीक है, निकाल दोगे। ठीक है, तो इसलिए बोल दो, थोड़ा 11th तो आना चाहिए ना, पूरा साफ नहीं करके बैठना। ये क्या लिखा हुआ है? सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सोल्ट AB, मतलब KSP की वैल्यू दी हुई है इन सोल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस आयन इतना, द सोल्ट विल प्रेसिपिटेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव आयन इज केप्ट। तो तुम लोग समझ पा रहे हो क्या पूछा है? बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि जो सोल्ट है ना वो कब प्रेसिपिटेट बनाएगा, मतलब क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए B नेगेटिव की, है ना? तो ध्यान रखना, प्रेसिपिटेट कब बनता है? जब सोलुबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो, कम हो, है ना? जब सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा, जब घुलने की पावर कम होगी, तभी तो प्रेसिपिटेट बनेंगे ना। बोलो हाँ के ना? Yes, ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करोगे? देखो ऐसे करोगे, KSP क्या होगा? A प्लस B नेगेटिव होगा। एक सेकेंड रुको, अरे हाँ मेरे पास स्पेस नहीं है। करके आया था कोई बच्चा ये क्वेश्चन? देखो AB को कैसे लिखोगे, नाजे तुम करके आई थी। yes, ma'am. इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ना? ठीक है, A प्लस और B नेगेटिव, मान लो ये S है, इसकी सोलिबिलिटी इसकी S है। वैसे A प्लस की तो ऑलरेडी दी हुई है 10⁻⁻3, तो S इंटू 10⁻⁻3, KSP कितनी दे रखी है? 10⁻⁻8। तो बेसिकली आंसर तो आ जाएगा 10⁻⁻5, और आपको देखते पता भी चल गया होगा अगर किसी ने किया है। वैसे कर लेना चाहिए था ये क्वेश्चन, क्योंकि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे किए हैं। ठीक है, बट ये वाला कंसेप्ट आप वहां पढ़ते हो, इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, मतलब अभी तो आई थिंक आपका नहीं हुआ होगा। तो सोल्ट कब प्रेसिपिटेट बनाएगा बच्चे? जब कंसंट्रेशन B की क्या होगी, इज केप्ट ग्रेटर देन 10⁻⁻9 मोलर। जब इससे ज्यादा रखोगे तभी वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, कम रखोगे तो फिर वो नहीं बना पाएगा प्रेसिपिटेट। कंसंट्रेशन शुड बी। मैम एक बार दोबारा बता दोगे? देखो बच्चे, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट में ना, जैसे मान लो तुम किसी चीज को मिला रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो, घोल रहे हो, बेसिकली कोई चीज अगर कम सोलुबल होगी तो तभी उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, मतलब तभी वो सेटल डाउन होके अलग दिखेगी आपको, है ना? यस मैम। तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट से क्या होनी चाहिए, बेसिकली कम होनी चाहिए। यानी कि कंसंट्रेशन, बेसिकली अगर मैं बोलूं कंसंट्रेशन ज्यादा तो प्रेसिपिटेट ज्यादा। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्मूले से B की कंसंट्रेशन निकाल ली 10⁻⁻5। तो वही तो पूछ रहे थे कि सोल्ट कब प्रेसिपिटेट बनेगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव आयंस की कितनी रखनी पड़ेगी मुझे, ग्रेटर देन 10⁻⁻5। मतलब जितनी इससे ज्यादा आप रखोगे, बेसिकली B नेगेटिव की कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 मोलर से, तभी आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। अदरवाइज वो पूरा सोल्ट क्या करेगा, पानी में घुल जाएगा। ठीक है, यस मैम। एक ही ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन था। अगर ये ग्रेटर देन नहीं समझ में आया था तो डायरेक्ट टिक मार्क भी कर सकते थे आप। ठीक है, स्मार्ट वर्क। ठीक है, चलूं आगे। 4 Yes, क्वेश्चन ma'am. जल्दी से देखते हैं, फटाक टाइम हो रहा है। ओके, ये तो कर लिया होगा। वेपर प्रेशर बेंजीन का दिया हुआ है, 15 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन दिस, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज टू 120.2 मिलीमीटर द मॉलिक्यूलर वेट।
कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, और यहाँ पे क्या लिखेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास, और ये गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? फॉर्मूला नहीं पता था तो गया कहानी। और अगर आप ये लोग आप यस यस मैम। क्वेश्चन करके भी आए हैं, बट अगर आपने कहीं नोटबुक से फॉर्मूला देखा था तो वो उस मार्क्स को कंसिडर मत करना, पहले बता रहे। आता था तो खुद से किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक करके भी आपने क्या किया है? कबाड़ा कर दिया है फिर अगर देखा है तो। ठीक है, देखना नहीं चाहिए था अगर किसी ने देखा है तो पी नोट की वैल्यू क्या है बच्चे? दे रखी है प्योर बेंजीन की 121.8। डिक्रीज कितना हुआ? जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो कितना वेपर प्रेशर कम हो गया? 120.2। तो पी नोट की वैल्यू आपको पता ही है। सोल्यूट का गिवन मास क्या है? 15। देखो इधर ध्यान से, अभी मैं पूरा सोल्व नहीं करा पाऊंगी। 15 मोलर मास आपको निकालना ही है। ठीक है, मोलर मास सॉल्वेंट का 78 है विच इज योर बेंजीन, और गिवन मास क्या है सॉल्वेंट का? 250 ग्राम। क्या वैल्यू M2 निकल सकता था? यस मैम। यस मैम। इसका मैं आंसर बता देती हूँ, 87 का ए आना था, 356.2। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि छोड़ के आए होगे क्योंकि कैलकुलेशन बहुत थोड़ी सी इसमें ज्यादा थी, बाकी इजी था बहुत क्वेश्चन। नेक्स्ट आओ फॉर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरी तरफ से लगाओ इस पे इंपॉर्टेंट। एक रिएक्शन हो रही है, ए से पी बन रहा है, ए की कंसंट्रेशन है इतनी, ध्यान से सुनना। इधर देखो, जब ए की कंसंट्रेशन, रुको एक मिनट ऐसे लगा देती हूँ, यहाँ पे लिखो ए की कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिखो रेट। जब ए की कंसंट्रेशन बच्चा 2.2 मिलीमोलर थी तो उसके करस्पॉन्डिंग रेट कितना था? 2.4। जैसी कंसंट्रेशन ए की हाफ हो गई, मतलब 1.1, बोलो हाँ या ना? हाफ हो गई ना 2.2 से, तो उसका जो रेट है वो चेंज हो गया 0.6। आपको ऑर्डर बताना था। अरे कितना इजी है, देखना एक बार, देखना। जैसे ही हाफ हुई, रेट क्या हो गया? 1/4 टाइम्स हो गया। यस मैम। यस तो मैम। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? 2। अगर सेम होता तो 1, 2 टाइम्स हुए तो 2, 3 टाइम्स हुआ 3, 4 टाइम्स होता तो 4, तो आंसर लगाओ 2। बोलो हाँ जी, क्लियर यस है? मैम। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, अगर किसी का गलत हुआ है तो नोटबुक में नोट डाउन कर लो इसको। हालांकि नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, कंसेप्ट सेम है। ये देखो, decomposition of H2O2 follows a first order reaction। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। इन 50 मिनट्स द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीज इतना in such decomposition when the concentration of H2O2 reaches 0.05 molar, rate of formation of O2 will be। एक बार इसको ट्राई करो और मेरे को 1 मिनट दो। हाँ, कैसा था क्वेश्चन? अच्छा था, थोड़ा सा लेंदी था। करा क्या किसी ने क्वेश्चन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लगाओ फॉर्मूला। तुम लोग ना करते नहीं हो, मेरे को ही करवाना पड़ेगा सारा, है ना? ए नोट बाय ए माइनस ए बाय ए माइनस एक्स कर दो। ठीक है, के कितना है इसका देखना एक बार। मैम के तो निकालना पड़ेगा ना, देखो ना। टाइम कितना दे रखा है? 50 मिनट, बहुत बढ़िया। ए कितना है मैम? 0.5। और ए माइनस एक्स कितना है? लेफ्ट अमाउंट कितना है? 0.52। इतना मतलब इतना वो रह गया है ना। ए माइनस एक्स क्या है? रह ही गया वाला, तो मतलब लेफ्ट अमाउंट को ही तो मैं ए माइनस एक्स बोलती हूँ हमेशा। यस मैम। तो ये वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू मैं एक बार बता देती हूँ कितनी आएगी। चलो इसको एज इट इज रखना। उसके बाद देखो क्या लिखा है, यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होता है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेस 0.05 मोलर, जब H2O2 की कंसंट्रेशन इतनी पहुंच जाएगी तो आपको O2 का फॉर्मेशन बताना है। देखो कैसे करोगे, पहले तो ना रेट निकाल लो आप।
रेट क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यही होगा। एक बार मुझे बताओ, एग्री करते हो या नहीं करते हो? Yes, ma'am. ठीक है, और ये कौन सा है? ये A माइनस एक्स वाला है, मतलब बेसिकली कुछ टाइम बाद देखा तो इतनी कंसेंट्रेशन उसकी है H2O2 की, तो K तुमने यहां से निकाल लोगे, है ना, और H2O2 की तुम यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका बेसिकली रेट आ जाएगा। किसके लिए आएगा? H2O2 की डिकम्पोजिशन के लिए आएगा। बट तुम्हें बताना क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी बोलो। O2. तो इसमें क्या लगेगा? एक और कंसेप्ट आएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको क्या पता होनी चाहिए? इसकी रिएक्शन क्या होती है H2O2 की। तो देखो क्या होगा, H2O2 से क्या बनेगा आपका? H2O हाफ ऑफ O2, ये बनेगा। देखना बैलेंस्ड है क्या इक्वेशन? जी हाँ, बैलेंस्ड है। देखना एक बार, यही होगा ना, माइनस d/dt ऑफ H2O2 टू d/dt ऑफ O2। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. ये आपने निकाल ही रखा है, इसको ले जाओ नीचे, बस निकल आएगी ये। बोलो Yes, ma'am. निकाल, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो आपको ना ये आना चाहिए था। तो थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि लिया हो, अगर किसी ने ट्राई किया हो ये सोच के कि भैया मैंने तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था तो ये मुझे आना चाहिए, तो ये टाइम लेगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को हम सेकेंड राउंड में देखते हैं, मतलब सेकेंड राउंड में मैंने कहा था ना 2 राउंड में आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, तो ऐसे क्वेश्चन को सेकेंड राउंड में करते हैं। आ जाए तो ठीक है, वरना स्किप करो। ये क्वेश्चन खाएगा 3 से 4 मिनट तुम्हारे, तुम कुछ कर ही नहीं एक बार और सकते। बता दो। देखो कहाँ से समझ में नहीं आया बेटा? हम K निकालने के बाद से. अच्छा ओके, यहाँ पे देखो, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेस, सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मेशन ऑफ O2 की जगह डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, मैं क्वेश्चन को ही चेंज कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए। ठीक है, मतलब जब कंसंट्रेशन इतनी पहुंच गई तो आपको रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट लो ही तो, क्या लिखते हो आप? रेट लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यही तो है, Yes, ma'am. क्योंकि H2O2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, और H2O2 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.5. इतनी। तो कुछ टाइम बाद 0.5. H2O2 की कंसंट्रेशन है वो 0.05 हो जाएगी। तो K हमने निकाल लिया था वो वाले फॉर्मूले से, फर्स्ट ऑर्डर वाले फॉर्मूले से, और कंसंट्रेशन दे रखी तो रेट निकल जाएगा। तो मतलब अगर मान लो इतना ही क्वेश्चन होता तो मैं यहीं पे छोड़ देती, बट इन्होंने ना थोड़ा और मसाला दे दिया और ट्विस्ट दे दिया क्वेश्चन को। वो ये कि आपको ना फॉर्मेशन ऑफ O2 बताना था, तो इसके लिए ना आपको ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए थी, क्योंकि इसी से आप क्या लगाते? रेट ऑफ केमिकल, रेट लो एक्सप्रेशन लिख पाते, और अगर वो लिख पाते तब जाके जो है आप d/dt ऑफ O2 निकाल पाते, क्योंकि आपसे यही पूछा था। समझ रहे हो मेरी बात? Okay. समझ रहे हो मेरी बात? तो आपसे यही पूछा था। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज? आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सेम, हम C होगा इसका. सॉरी सेम, मैम हाँ निकाल लेना, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यही होगा सी। तीनों की क्या है? sp3 है, तीनों की क्या है? sp3 है, मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। देखो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है ही, लेकिन आपको हाइब्रिडाइजेशन के अलावा क्या देखना है? स्ट्रक्चर विल ऑल्सो रिमेन सेम, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों भी sp3 है, बट NH3 क्या है? पिरामिडल स्ट्रक्चर है, मतलब पिरामिडल जैसा बनेगा इसका, और इसका क्या है? टेट्राहेड्रल। याद करो वो दिन, तो स्ट्रक्चर ही अलग अलग है ना दोनों का, है ना। और ऐसे इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गई, sp3 और sp2। हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखनी थी। देखो अगर देखो 2 चीजें आती हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां पे आइसोस्ट्रक्चरल आपको देखना होता है। ठीक है, तो पहले तो आप चेक करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है या नहीं। अगर हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है तो कांटा लगाओ, है ना। और अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है फिर हम क्या देखेंगे? क्या स्ट्रक्चर भी सेम है क्या? देखो इन तीनों में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, जबकि इसमें देखो NH3 का पिरामिडल है और इसका NH4 प्लस क्या है बच्चे? टेट्राहेड्रल है। समझ में आया? Yes, ma'am. तो ऐसे करना था। तो ठीक है, आई होप कि सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे।